Good morning, everyone. Welcome to Manula classes in the lab session of daily news analysis. Today is 5th of January 2024 and you are watching with Naresh Sharma. Dear students, you have some important articles which can be very relevant and which can be very important for your next exam. The first one is Smart 2.0. स्मार्ट 2.0 एक नया प्रोग्राम है और इट्स अबाउट द आयुर्वेदा रिसर्च. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस प्रोग्राम? इट्स एज फॉर स्मार्ट फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च अमंग टीचिंग प्रोफेशनल्स. सो आप इसको बड़ी आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि दिस टाइम स्मार्ट 2.0 it is directly related to promote research among teaching professionals. The program was launched by Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, that is CCRAS, and another agency is National Commission for Indian System of Medicine. These are the two agencies which are implementing this scheme. What is the objective of this program? To generate tangible evidence to demonstrate efficacy and safety of Ayurveda interventions using interdisciplinary research methods and translating it into public health care. Means इसका मेन पर्पज क्या है कि आयुर्वेदा को लेकर अगर कहीं भी कुछ सेफ्टी जैसा कोई इश्यू है या उसकी एफिकेसी से रिलेटेड इश्यूज हैं तो इन सबको सॉल्व करेगा ये प्रोग्राम. और इसमें जो इंडिया के टॉप साइंटिस्ट हैं स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेस, देन दे विल इंटरवीन, दे विल कंडक्ट सम रिसर्च एंड नेसेसरी इंटरवेंशंस. यू नो कि अभी तक जो एलोपैथी है उसका बोलबाला है ऑल ओवर इंडिया. जब भी मेडिसिन की बात होती है तो एलोपैथी को ही ऐसे ट्रीट किया जाता है दैट कि ये ही बस एकमात्र सॉल्यूशन है. बट यू नो एलोपैथी एक साइंस है जिसको हम कहते हैं कि इंग्लिश दवाइयाँ या अंग्रेजी मेडिसिन के नाम से इंडिया में कई जगह इनको जाना जाता है. लेकिन आयुर्वेदिक जो साइंस है, आयुर्वेदिक साइंस की अगर हम बात करें तो उसने काफी जो है डेवलपमेंट उसमें हुए हैं. और आयुर्वेदिक जो साइंस है, स्पेशली अगर मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करूं, आयुर्वेदिक मेडिसिन की अगर हम बात करें तो इसका अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है. बिकॉज आयुर्वेदिक जो साइंसेस होती हैं, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो किसी भी डिजीज पर जब काम करती है उसके ट्रीटमेंट पर तो उसके रूट कॉज पर काम करती है. मीन्स जहां जो एलोपैथी है इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंट रिलीफ. जो एलोपैथी है वो इंस्टेंट रिलीफ पर काम करती है. लेकिन जब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की तो ये बात करती है उस डिजीज को कंप्लीटली क्योर करने पर काम करती है. ये इंस्टेंट रिलीफ पर काम नहीं करती. तो अब अगर हम इस स्मार्ट 2.0 के थ्रू काम करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इससे क्या होगा कि हम इसमें ये भी पॉइंट लेकर के इसमें आ सकते हैं कि बहुत सारी दवाइयां हम आयुर्वेद से ऐसी बना सकते हैं कि वो इंस्टेंट रिलीफ भी प्रोवाइड करवाएं और साथ में जो है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मींस परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट क्योर ऑफ दैट डिजीज कैन बी प्रोवाइडेड बाय द आयुर्वेदिक मेडिसिन अलोंग विद द इंस्टेंट रिलीफ. अब अगर हम बात करें सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, तो ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है किसके फील्ड में? आयुर्वेदिक साइंटिफिक लाइन की अगर हम बात करें तो उसमें चाहे वो पॉलिसी का फॉर्मुलेशन हो
डिफरेंट एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन हो या उसका डेवलपमेंट हो या उसमें रिसर्च को हम प्रमोट करना चाहते हो, तो उन सारे के सारे काम को ओवरलुक करती है कौन? CCRAS। और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आती है। किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो यहाँ से कई बार आपको एक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो वहां वो हो सकता है आपको ऑप्शन में दे दे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आती है। नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर नहीं आती। नाउ वी आर गोइंग टू अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इट्स ऑलवेज इन न्यूज इन रिसेंट टाइम्स। कैसे? नाम है इसका साइबर किडनैपिंग, है ना? यू नो व्हाट इज किडनैपिंग? तो किडनैपिंग की अगर हम बात करते हैं तो किसी व्यक्ति को, किसी चाइल्ड को, किसी पर्सन को, ठीक है, वो नॉर्मल किडनैपिंग की अगर हम बात करें, कन्वेंशनल किडनैपिंग की, तो वो उस पर्सन को अपने पास में हाइड कर लेते हैं, ठीक है, किडनैप कर लेते हैं उस पर्सन को और उसके बदले में फिर रैंसम मांगते हैं, जिसको फिरौती कहते हैं। उसके बदले में पैसा या ऐसी कुछ चीजें डिमांड की जाती हैं। किडनैपिंग मीन्स यहाँ पर्सन की किसी की भी किडनैपिंग हो सकती है। कई बार तो आपने न्यूज में सुना होगा कि डॉग्स वगैरह की भी किडनैपिंग हुई। मींस जो पेट एनिमल्स हैं उनकी भी उन पेट एनिमल्स की भी किडनैपिंग होती थी, आज भी होती है कई जगह। पेट एनिमल्स में रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज में जो बफेलो हैं उनकी किडनैपिंग भी होती थी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि साइबर किडनैपिंग अभी न्यूज में क्यों है। देखो, A Chinese student who was a victim of cyber kidnapping has been found in rural Utah. Utah के रीजन में इसको पाया गया, ठीक है। अब ये पाया तो ऐसा क्या हुआ? देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये साइबर किडनैपिंग है क्या। साइबर किडनैपिंग की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का क्राइम है जहां किडनैपर्स जो होते हैं किसी बच्चे को, किसी चाइल्ड को, किसी पर्सन को, किसी मैन को, किसी वुमेन को, गर्ल को, वो इस बात के लिए कन्विंस कर लेते हैं कि आप अपने आप को क्या करो, हाइड कर लो, ठीक है। सपोज करो ये कोई ए नाम का बच्चा है और इसको जो बी नाम के किडनैपर्स की ग्रुप है उन्होंने इस बच्चे को कन्विंस कर लिया कि ऐसा करो, आप 10 डेज के लिए अपने घर परिवार जो रिलेशनशिप में कोई भी लोग हैं उन सबसे अपने आप को हाइड कर लो और ऐसा करो अपना घर छोड़ करके किसी सी नाम के प्लेस पर आप चले जाओ और किसी से कोई कांटेक्ट मत करो, ठीक है। इन्होंने इसको कन्विंस कर लिया। अब कन्विंस जब इसको कर लिया तो ये लोग इसके कांटेक्ट में रहेंगे, इस बच्चे के कांटेक्ट में रहेंगे, जो किडनैपर्स हैं ये इसके कांटेक्ट में रहेंगे और इसके जो पेरेंट्स हैं, इस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, मान लीजिए पी, उनको कॉल करेंगे या उनको मैसेज करेंगे, जो भी है उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनसे मनी की डिमांड करेंगे कि आपका बच्चा जो है हमारे पास में किडनैप्ड है, आप जो है 5 करोड़ रुपीस दे दीजिए, कुछ इस तरीके की डिमांड कर सकते हैं। और उसके लिए फिर क्या करते हैं ये, कुछ वीडियोस, फेक एविडेंस, जैसे कि बच्चा आपका हमारे पास है उसका वीडियो कॉल या कोई छोटा मोटा कोई वीडियो या कोई फोटो, वो सब उसके पेरेंट्स को या गार्जियंस को सेंड कर देते हैं। तो पेरेंट्स को या गार्जियंस को ये लगता है कि हमारा बच्चा वाकई में क्या हुआ है, किडनैप हुआ है। अब होता क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में तो उस बच्चे ने अपने आप को हाइड कर रखा है, ठीक है। और ये वाली जो एक्टिविटी होती है मोस्टली गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो रही है आजकल, ठीक है। आपने गेम का नाम सुना होगा पहले, ब्लू व्हेल, जिसको बाद में बैन कर दिया गया। ब्लू व्हेल टाइप का कोई एक गेम था, उसमें बच्चों को ये कन्विंस किया जाता था कि आप सुसाइड करो, अपनी हाथ की जो है वीन्स को, नस को काट लो, है ना, अपने हाथ को काट लो, पैर में चाकू मार लो, ये सब ऐसा करवाते थे वो, ठीक है। तो इसी तरीके की उसमें तो वो डेथ या उसकी बात करते थे, लेकिन इसमें बच्चे को उसको हाइड कर देते हैं और वो बच्चा खुद से ही हाइड कर लेता है। बाद में फिर इसके बदले में क्या, कुछ पैसे वैसे की डिमांड की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में न्यूज है, दिल्ली गवर्नमेंट के जो गवर्नर हैं उन्होंने, जिसको हम बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने रिकमेंड कर दिया है कि सीबीआई की एक इंक्वायरी हो, एक सीबीआई इंक्वायरी हो, किसमें, मोहल्ला क्लिनिक में, ठीक है। तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है,
VK सक्सेना, ठीक है। इन्होंने रिकमेंड कर दिया कि जो आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक है उसमें हो रहा है करप्शन, तो उसकी क्या हो, एक CBI इंक्वायरी हो, हाई लेवल की इंक्वायरी हो। इसमें इश्यू क्या था इस मोहल्ला क्लिनिक वाले उसमें केस में? इसमें इश्यू ये है कि आपको पता होगा कि दिल्ली में जगह जगह पर एक एक मोहल्ले में, कॉलोनी में आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है, मिस्टर केजरीवाल उसके चीफ मिनिस्टर हैं, तो वहां पर क्लिनिक चलते हैं। अब लोकल पीपल उस क्लिनिक में जाते हैं और वहां पर क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है अपनी डिजीजेस का। अब क्लिनिक के पास में इतनी फैसिलिटीज तो है नहीं कि वो डायग्नोसिस भी कर सकें या चेकअप भी कर सकें। तो क्या होता है कि यहाँ से ये रिकमेंड करते हैं, क्लिनिक में एक डॉक्टर होते हैं, जो भी स्टाफ होता है वो रिकमेंड कर देते हैं उस पेशेंट को कि आप इसका क्या करा के आओ, चेकअप करा के आओ, ठीक है। ये किसी प्राइवेट पैथ लैब वाले के पास में जाएंगे और उसका चेकअप होगा, और उसका जब चेकअप होगा तो उसका जो पेमेंट होगा, पेमेंट कौन करेगी, उसका पेमेंट करेगी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ठीक है। यहाँ तक तो कोई बात नहीं। अब हुआ क्या है इसमें, ये जो चेकअप वगैरह हुए हैं इसमें घोस्ट पेशेंट निकल रहे हैं, और एक नहीं लाखों की संख्या में घोस्ट पेशेंट की बात इसमें निकल करके आ रही है। मीन्स है ही नहीं, और बस वहां से क्या ले लिया, पेमेंट उनसे करवा दिया। कौन, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ये जो पैथ लैब हैं प्राइवेट वाले, ये बिल बना करके किसको भेज देते हैं, ये दिल्ली गवर्नमेंट को भेज देते हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट इसको पे कर देती है। अब ये फेक बिल बना करके भेजते हैं, और इसमें ऐसे चांसेस हैं, एलिगेशंस हैं कि बहुत ज्यादा पैसा दिल्ली गवर्नमेंट इसके लिए पे कर रही है, ठीक है। और ये जो पैसा घूम फिर करके आम आदमी पार्टी के लोगों को जा रहा है, ठीक है। दूसरा और क्या एलिगेशंस लगे हैं, और एलिगेशंस ये लगे हैं कि एक मोहल्ला क्लिनिक पर एक डॉक्टर होता है, ठीक है। तो पूरे दिन में 6-7 घंटे वो डॉक्टर वहां पे बैठते हैं, 4 से 5 घंटे बैठते होंगे, जितना भी बैठते होंगे। तो वो अकेले डॉक्टर ने एक दिन में 540 मीन्स ऐसे रिकॉर्ड जब उनका चेक किया गया, तो एक डॉक्टर एक दिन में 540 550 पेशेंट्स को क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक डॉक्टर एक दिन में 550-600 पेशेंट्स को जो है उनका डायग्नोसिस कर सके या उनका ट्रीटमेंट कर सके। तो एक पेशेंट को उसका मतलब 20 सेकंड के आसपास में, 20 या थोड़ी कम या ज्यादा 20 to 30 सेकंड्स में एक व्यक्ति को मतलब आपने चेकअप भी कर लिया, उसकी रिपोर्ट भी चेक कर ली, उसको मेडिसिन भी दे दी, उस पेशेंट से बात भी आपने कर ली। तो यहाँ से निकल कर के आ रहा है कि इतने बड़े लेवल का क्या हुआ है, करप्शन हुआ है। अब आपको इसको हम फिर डिटेल में क्लास में डिस्कस कर देंगे कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। एक नया इशू निकल कर के आया है पोलर बियर के बारे में, और ये इंटरनेशनल लेवल का एक इशू बना है। क्यों कि अभी क्या हुआ है कि पोलर बियर की डेथ हुई है, किसकी वजह से, एवियन इन्फ्लुएंजा की वजह से, ठीक है। कहाँ, आर्कटिक रीजन में। तो जनरली एवियन इन्फ्लुएंजा जो है नॉर्मली वहां होता है जहाँ हैबिटेबल एरियाज होते हैं, नॉर्मली जहाँ एनिमल्स वगैरह बहुत सारे होते हैं। लेकिन ये यहाँ तक कैसे पहुंच गया, और अगर पोलर बियर की डेथ स्टार्ट हो गई एवियन इन्फ्लुएंजा से, तो आप सोचिए कि उस पोलर वाले रीजन में इन बियर्स को, पोलर बियर्स को कैसे हम ट्रीटमेंट दे पाएंगे, कैसे उनका डायग्नोसिस कर पाएंगे। अगर वो उनकी डेथ उससे होने लग गई तो ये तो पूरे के पूरे पोलर बियर ही खत्म हो जाएंगे ना, कम्युनिकेबल डिजीज है ये। तो ये इंटरनेशनल लेवल का एक इश्यू बन गया क्लाइमेट से रिगार्डिंग, या एनवायरमेंट या नेचुरल कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में। अब अगर हम बात करें पोलर बियर की, तो है क्या ये, पोलर बियर जो है लार्जेस्ट बियर होते हैं, मींस जो ब्लैक वाले होते हैं, व्हाइट वाले, सब में ये सबसे बड़े होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं, और लैंड पर रहने वाले लार्जेस्ट कार्निवोर है। लार्जेस्ट कार्निवोर मतलब यहाँ पर ये केवल जो है मीट खाते हैं, ठीक है, नॉनवेज खाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लार्जेस्ट कार्निवोर ये कैसे हो गया, भाई टाइगर भी तो है या लॉयन भी तो है। नहीं, लॉयन से भी इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, टाइगर से भी बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए इनको लार्जेस्ट कार्निवोर ऑन लैंड माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इनका जो हैबिटाट है वो आर्कटिक रीजन का होता है। ये अंटार्कटिका में नहीं मिलते, यू नो अंटार्कटिका,
इट्स साउथ पोल वाला जो रीजन है, जो एक कॉन्टिनेंट है साउथ पोल वाले रीजन में, उसको हम अंटार्कटिका कहते हैं। और आर्कटिक वाला जो रीजन है ये नॉर्थ पोल की तरफ है। तो ये केवल आर्कटिक रीजन में मिलते हैं। इनकी लाइफ बात करें तो सॉलिटरी लाइफ जीते हैं, अकेले रहते हैं हमेशा। बस जब इनको मेटिंग करनी होती है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करनी होती है, तब बस ये ग्रुप में रहते हैं। ये बहुत लंबी दूरी तक स्विम कर सकते हैं। इनके पास में व्हाइट फर होते हैं बहुत सारे, ये देखो आप देख सकते हैं कितने सारे ये फर हैं इनके ऊपर, तो इनको ठंड से बचाते हैं। और इनके बॉडी में जो है एक बड़ी फैट की क्या होती है, जो है लेयर होती है, थिक लेयर ऑफ फैट, उस वो हेल्प करती है इनको स्किन सरफेस को एक्ट एज इंसुलेशन का काम करती है। दूसरा, पोलर बियर और जाने जाते हैं किसके लिए, विंटर हाइबरनेशन के लिए। हाइबरनेशन के लिए मींस कुछ समय ये क्या करते हैं, बिल्कुल जो है जाकर के कहीं बर्फ के नीचे या कहीं भी जाके बिल्कुल के स्लीप में चले जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं। और एक समय आने के बाद फिर ये बाहर निकल करके आते हैं, उस समय तक बिल्कुल निद्रा में चले जाते हैं। जैसे कुंभकर्ण चला जाता था, 6-6 महीने की नींद ले जाता था, तो उस टाइप से इनका भी वल्नरेबल स्टेटस है, मतलब इनकी लाइफ को खतरा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो न्यूज में रहा है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेबी को कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अडानी वाले मैटर में, उस पर आप क्या करो, ठीक से इंक्वायरी करो, उसमें जांच करो कि एक्चुअल में क्या इश्यूज हुए और किसी इन्वेस्टर को शॉर्ट सेलिंग की वजह से क्या क्या लॉस हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शॉर्ट सेलिंग है क्या। शॉर्ट सेलिंग की अगर हम बात करें, देखो जनरली आपके पास में क्या होता है, आपने नाम सुना होगा शेयर मार्केट, ठीक है। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो इसमें क्या होता है, किसी कंपनी के शेयर्स का सेल या परचेज होता है, ठीक है। आप किसी चीज को सेल कब कर पाओगे, जब वो आपके पास में हो। मींस आप चाहते हो कि आप एक प्लेन सेल करना चाहते हो, एरोप्लेन, तो आप इसको तभी तो सेल करोगे जब आपके पास में है ये, ठीक है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में क्या है, आपने क्या किया, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है कि सपोज करो आपके पास में आपके जो मोबाइल ऐप है उसमें आजकल जो है शेयर मार्केटिंग से बहुत सारा सेल परचेज होता है। सपोज करो कि आपके पास में अडानी नाम का जो शेयर है वो है आपके पास में मात्र 50। आपको पता चला कि इनका जो प्राइस है, अब मान लो अभी इनका प्राइस है 50 रुपीज। आपको पता चला कि आने वाले 2 दिन के अंदर, कहीं से आपने पता कर लिया, आने वाले 2 दिन के अंदर में इनका प्राइस जो है 10 रुपीज हो जाएगा गिर करके, ठीक है। आपने क्या किया, ये 50 शेयर तो आपने सेल किए ही, ठीक है, आपने और 1000 शेयर भी क्या कर दिए, सेल कर दिए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे थे तो इसके पास 50, तो इसने 1000 कैसे सेल कर दिए। शॉर्ट सेलिंग में यही ऑप्शन अलाउ किया जाता है कि आपके पास नहीं है फिर भी आप सेल कर सकते हैं। अब आपको तो पहले ही पता था, तो आपने 1000 शेयर क्या कर दिए, सेल कर दिए, कितने रुपए में, 50 रुपीज में। अब जैसे ही 2 दिन बाद इन शेयर्स का प्राइस हो जाएगा 10 रुपीज, आप क्या करेंगे, आप शेयर परचेज कर लेंगे 1000 शेयर आपने परचेज कर लिए, कितने रुपए में, 10 रुपीज पर शेयर। आपने सेल कितने में किया, 50 रुपीज पर शेयर में। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 40 रुपीज पर शेयर आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इस तरह की सेलिंग को हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, ठीक है। और बाकी तो फिर आप इस पर यूट्यूब वगैरह पर कहीं वीडियो भी देख सकते हो। और इसमें एक्चुअल में स्पेकुलेशन के बेसिस पर सारा का सारा खेल होता है। जो सेलर्स होते हैं बोरो कर लेते हैं स्टॉक्स टू सेल। मींस इसने क्या किया, मान लो जैसे हम प्लेन का एग्जांपल ले रहे थे, ऐसा कुछ एग्जांपल ले रहे थे, कहीं और से बोरो कर लिया आपने बस, तो भाई मेरे को 50 जो है आप मैं आपके 50 रुपए में शेयर बेच रहा हूँ और बाद में आपको वापस कर दूंगा। तो 2 दिन बाद जब ये परचेज करेंगे तो इसको वापस कर देंगे, लेकिन 40 रुपए का प्रॉफिट पर शेयर इन्होंने अर्न कर लिया। तो इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो इसमें बड़ा घोटाला हुआ, इस लेवल पर बड़े बड़े कांड हुए इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन साइंस कांग्रेस की।
देखो लास्ट जो इंडियन साइंस कांग्रेस हुई थी वो नागपुर में हुई थी। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन नागपुर इन जनवरी 2023। मोस्टली जनवरी में होती है एवरी ईयर। लेकिन जो 109th एडिशन है साइंस कांग्रेस का उसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, तो 108th जो है इट इज इम्पोर्टेंट नाउ फॉर योर एग्जामिनेशन बिकॉज 2024 में जो होने वाली है उसको पोस्टपोन कर दिया। ये एवरी ईयर होती है और भारत के बहुत सारे साइंस जो साइंटिस्ट हैं इंडिया से या आउट ऑफ इंडिया से, जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, ये सब वहां पर मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं। इंडियन साइंस कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में है और इसका सबसे पहली जो इंडियन साइंस कांग्रेस हुई थी वो 1914 में जो है स्टार्ट हुई थी। किसने स्टार्ट किया था? एशियाटिक सोसाइटी के प्रेमिसेस, कहां पर? कलकत्ता में जो इसका ऑफिस था वहां पर इंडियन साइंस कांग्रेस को सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1914 में। आपको पता होगा कि ये वो दौर है जब इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो है अपने लगभग पीक वाले जो है, नहीं पीक तो हम नहीं कह सकते, कि ये अपने मॉडरेट फेज से निकल करके एक फाइटिंग स्पिरिट वाले फेज में आ रही थी। ठीक है, इसके बाद क्योंकि गांधी जी आ जाएंगे और वहां से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्मार्ट 2.0 लॉन्च फॉर आयुर्वेदा टीचिंग प्रोफेशनल, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 19th नैम समिट। नैम समिट मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट। नाम का मतलब क्या है यहाँ पे? नैम का मतलब है नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसकी 19th जो समिट है वो जनवरी में होने जा रही है और इसको होस्ट कर रहा है आपका युगांडा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि युगांडा की कैपिटल आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, लिखने से आपको लर्न भी हो जाता है। हम इसकी बात करें कि 9th समिट इसकी होने जा रही है और आपको पता होगा कि नैम अपने आप में काफी बड़ा ग्रुप है। ठीक है, और इसका चेयरमैन रहने वाला है 24 से 27 तक। कौन? युगांडा इसका चेयरमैन रहने वाला है। इसका नाम का जो नाम पूरा ग्रुप है। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट समथिंग अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नाम। क्या इसके बेसिक फैक्ट्स हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका स्टैटिक पॉइंट्स इसके क्या है। देखो नेम का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले जो है के बी के मेनन जो हमारे एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, उन्होंने इसको क्या किया, सबसे पहले कॉइन किया 1953 में, जब इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अपनी एक स्पीच दी। इसी चीज को आगे बढ़ाया प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडिया के श्री जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया और अपनी कोलंबो स्पीच में इनको जो है इन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ बनाना चाहिए। फिर 1955 में क्या हुआ कि एक एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी बैंगडोंग में, इंडोनेशिया में। ठीक है, जब यहाँ ये कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम है बांडुंग कॉन्फ्रेंस, कई बार इसको ऐसा कहा जाता है, ये बैंडुंग कॉन्फ्रेंस या एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं, कि अफ्रीका और एशिया के कंट्रीज की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडोनेशिया में 1955 में। वहां इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? इसका नेम। नेम का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो माना जाता है बांडुंग से। और कौन सी समिट? एफ्रो एशियन समिट से। कहा? इंडोनेशिया में। तो इसका ओरिजिन कब हो रहा है? 1955 में, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि नैम की पहली समिट कहाँ हुई थी? द फर्स्ट समिट ऑफ नैम टुक प्लेस इन बेलग्रेड, यूगोस्लाविया इन 1961। तो यू शुड लर्न हियर द प्लेस एंड ऑल्सो द ईयर। दीज आर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं which has been asked in various examinations। तो आपको ध्यान रखना है कि नाम की फर्स्ट समिट कहाँ हुई थी? तो ये बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुई थी। In which year? It was 1961. Now becomes some important points where you are asked to give the points that who were the founders of the names non-aligned movement। इसके फाउंडर्स के नाम बहुत बार पूछे गए हैं। कौन कौन है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जिनका नाम है जोसेफ ब्रॉज टीटो, आप केवल टीटो के नाम से भी इनको ध्यान रख सकते हो। इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे गमाल अब्दुल नासिर, तो इसको आप अब्दुल नासिर के नाम से लर्न करके रख सकते हो। और घाना के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था क्वामे नक्रुमा, इनको नक्रुमा के नाम से आप लर्न कर सकते हो। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन? सुकर्णो। तो आप इनके जो लास्ट नेम है नेहरू, टीटो, नासिर, नक्रुमा और सुकर्णो,
इनके नाम अगर केवल सरनेम को भी याद रख लोगे आप, तो वहाँ ऑप्शन देख करके एग्जामिनेशन में आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसके जो फाउंडर्स थे वो कौन कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई बेसिस क्या था नेम का, तो नेम के अगर हम बेसिस की मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा इसका बताऊं कि आपको पता है कि 1945 तक आते आते, एक सेकेंड, इसने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, कुछ इश्यू इसमें हो गया है, कोई नहीं, हम इसको यूं ही अभी डिस्कस करते हैं। देखो, नेम समिट, जो नेम का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे स्टार्ट हुआ, वो ऐसे स्टार्ट हुआ कि 1945 तक आते आते क्या हो रहा था, जो वर्ल्ड वार है, सेकेंड वर्ल्ड वार है, सेकेंड वर्ल्ड वार अपना एंड हो चुका था। ठीक है, आपको पता है कि वर्ल्ड वार सेकेंड दो पार्टीज के बीच में था। एक एक तरफ कौन था, एक तरफ तो था यूएसए और उसके साथी कंट्रीज, और एक तरफ था यूएसएसआर। तो जो वर्ल्ड था, पूरा वर्ल्ड, वो टू ग्रुप्स में बटा हुआ था। कंट्री कुछ ऐसे थे जो कि यूएसए के आइडियोलॉजी पर चल रहे थे, और कुछ कंट्री ऐसे थे जो यूएसएसआर के साथ थे, उसकी सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी पर चल रहे थे। अब बात यहाँ पर जब आई कि जब वर्ल्ड वार सेकेंड एंड हो गया, तो बहुत सारे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे जैसे इंडिया, क्योंकि उस समय बहुत सारे कंट्रीज ने इंडिपेंडेंस अचीव की थी। ठीक है, तो अब इन कंट्रीज के सामने ये क्वेश्चन था कि वी शुड ज्वाइन विच वन ऑफ द ग्रुप, वी शुड ज्वाइन यूएसएसआर और वी शुड ज्वाइन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आफ्टर द बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस or in the initial phase of NAM, many countries tried to have no alliance, means they were not interested in having alliance with USSR or USA. They wanted non-alignment. Non-alignment means इनका ये मानना था कि ना तो भाई हम यूएसए के अलायंस में जाना चाहेंगे और ना ही हम यूएसएसआर के अलायंस में जाना चाहेंगे, हम रहेंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल रहने की इन्होंने बात की, तो यहीं से निकल करके आता है आपका नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, तो इन्होंने ईस्ट और वेस्ट की जो आइडियोलॉजी थी दोनों को नेग्लेक्ट कर दिया कि हम अपनी खुद की आइडियोलॉजी लेकर के चलेंगे और हमें किसी भी ग्रुप में क्या नहीं होना, शामिल नहीं होना। तो ये था नेम का बेसिक जो प्रिंसिपल था। ठीक है, तो आज हमने कई सारी न्यूज जो इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम से रिलेटेड उनको डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू एंड द सेशन एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।